हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि आपकी मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलेंगी और संडे को एक मॉक टेस्ट रखा जाएगा। तो आज आपकी पहला मॉक टेस्ट है, जिसमें आज हम आपको जो 20 अगस्त को पेपर हुआ था आज उसका मॉक कराएंगे। 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था, जिसे थोड़ा सा टफ माना जाता है, पेपर थोड़ा टफ भी आया था, बाकी जो ऑनलाइन पेपर होते थे उसके मुकाबले पेपर टफ था। तो आज हम पहला मॉक किसको रखेंगे, 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था इस बार उसको देखेंगे। और उससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आप देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितनी तैयारी कर चुके हैं और आपको कितनी और मेहनत करनी है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर इसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है अभिकथन और तर्क कारण पे। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं सीटेट में, आपको पता ही है। तो पहला प्रश्न अभिकथन और कारण का है। पहला प्रश्न इसमें अभिकथन क्या कह रहा है, शिक्षार्थी के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थिति और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। बताइए ये क्या सही कह रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों को विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल यह ट्रू है। तो क्या है कि अभिकथन ट्रू हो गया है। कारण देखते हैं कि जब विद्यार्थी विभिन्न मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल ये भी बात सही गई है। अभी मैंने कल के ही टॉपिक में समालोचनात्मक चिंतन के बारे में पढ़ाया था कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में उसके गुण को देखेंगे, उसके दोष को देखेंगे, उसके बाद जो अपना मत देंगे वही समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो इसमें यही बात हो रही कि अगर आप विभिन्न मतभेदों में शामिल होंगे तो आप समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अधिक क्षमताओं को विकास करेंगे, समृद्ध होंगे आप। तो ए और आर दोनों सही है और ए क्या कर रहा है, आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो पहले का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से एक अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। बताइए अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। अब देखिए सीटेट में कुछ जो प्रश्न होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव टैग से भी बनते हैं। जैसा कि यह प्रश्न भी देखेंगे, ये पॉजिटिव और निगेटिव टैग से बनेगा। प्रश्न क्या है, पॉजिटिव कह रहा है ना, अधिगम का जो लक्ष्य होता है वह पॉजिटिव होता है ना, सकारात्मक होता है। तब देखते हैं समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा हमें करवानी है, कभी नहीं, ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा। ये क्या निगेटिव वर्ड हो जाएगा, रटना निगेटिव वर्ड हो जाएगा ना। यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास, याद करना हमें क्या है, निगेटिव वर्ड हो जाएगा ना। याद हमें नहीं करना है, हमें क्या करना, रटना नहीं है और क्या नहीं करना, प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं करानी है। पॉजिटिव एक ही है। समालोचनात्मक चिंतन का जब हम विकास कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता डैश को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा मानना चाहिए। बताइए जो सीखने की शैली है, विभिन्न तरीके से हम सीखते हैं, उसे क्या करना चाहिए, बाधा मानना चाहिए। गलत है, ये तो निगेटिव हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए, ये भी निगेटिव वर्ड हो जाएगा ना। हम जो विभिन्न तरीके से सीखते हैं उसमें हम जब विभिन्न तरीके से सीखेंगे तो विभिन्न चीज़ें सीखेंगे, विभिन्न दृष्टिकोण से सीखेंगे ना, तो हमारा विकास ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, सीखने की शैलियाँ जो होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं, हमें विभिन्न शैलियों से सीखा जाना चाहिए। तो दूसरा निगेटिव हो जाएगा, महत्व देना चाहिए। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सीखने की शैलियों की विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो जो मानव विविधता होती है उसके प्रतिबिंब मतलब उसके स्वरूप के रूप में इसे भी देखना चाहिए। जो हम विभिन्न शैलियाँ सीखते हैं शिक्षण के, उसे भी ऐसे देखना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरे में थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, बताइए, तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। बट ये तो गलत है। बच्चे हैं, यहाँ प्राथमिक की बात हो रही है, पेपर फर्स्ट का है, तो जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल हो जाएगा। समान से विशिष्ट की ओर हो सकता है, अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से मूर्त होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तर्कसंगत से अनुभवजन्य, ये भी नहीं होना चाहिए। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका भी सही हो जाएगा कि हम जब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, पहले सामान्य चीज़ों को सीखते हैं उसके बाद उसकी विशिष्ट चीज़ों को सीखते हैं, तो यह सबसे प्रभावी ढंग होता है बच्चों के लिए सीखने का। चौथे में ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। पाँचवा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। बताइए कौन सी प्रक्रिया होती है जो सीखने के दौरान योगदान नहीं देती है। वैचारिकता जो हम सोचते हैं वह नहीं योगदान देती है। संगठन देती है। वर्गीकरण करते हैं तो वह भी देती है। गैर प्रासंगिकरण जो चीज़ें होती हैं वह सीखने से कोई संबंधित नहीं होती। गैर प्रासंगिकरण क्या अर्थ होता है कि जिसका कोई मतलब, उससे तुकबंदी ना बैठे, मतलब उसका कोई मतलब ना हो। तो अधिगम के दौरान जो गैर प्रासंगिकरण चीज़ें होती हैं वह अधिगम में कोई मदद नहीं करती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। बाकी वैचारिकता, संगठन जो चीज़ों करते हैं और वर्गीकरण, ये सब क्या करती हैं, सीखने में मदद करती हैं। तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। छठा देखते हैं अब
छठा कह रहा है बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका है। बताइए छठे में क्या हो जाएगा कि समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। उन्हें बुद्धि मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए, मतलब बुद्धि को सोचने का मौका देना चाहिए, और सहज अनुमान लगाने का बिल्कुल अनुमान लगाने का अवसर देने चाहिए, ये हो सकता है। दूसरा है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान अपने आप दे दें। समस्या हमें देनी चाहिए, उसका समाधान करने के लिए हिंट देना चाहिए, लेकिन समाधान तैयार नहीं देना चाहिए, पक्का पकाया थोड़ी ना कुछ देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित मतलब क्या, उसे डांटना उठना है नहीं, स्वतंत्र चिंतन को तो उत्साहित देना है, उत्साहन करना है ना, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। कठिन समस्याओं से बचना है, ये भी गलत हो जाएगा। कठिन समस्याओं से बचना है कि उन्हें सिखाना है कि इसे हम सरल कैसे बनाएं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिक्स्थ में फर्स्ट आंसर हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। खुद वह ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और अनुमान लगाने के उन्हें अवसर दें, वह विभिन्न तरीके से अनुमान लगाएं। अनुमान लगाना पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा, अनुमान लगाना मैथ में और सीडीपी में पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न 7 है अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। बताइए अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, या सीखने पर पुनर्बलन की भूमिका पर। तो अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, शिक्षण पक्ष के नियंत्रण पर नहीं, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर नहीं, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व में। तो जो अनुभवजनक जो अधिगम होता है वह किस पर महत्व देता है, जो आलोचनात्मक अधिगम होता है उसके चीज़ों पर महत्व ज़्यादा देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर बन जाएगा। प्रश्न 8 देखते हैं, असर्शन और रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चे की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल ट्रू है, ये भी ट्रू है। कारण क्या कह रहा है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बताइए ये ट्रू है कि गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए आर और आर दोनों सही है, और एक ही सही व्याख्या, आर एक ही सही व्याख्या। बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। सीखने में सभी बच्चे सक्षम होते हैं, जैसा माहौल दोगे आप वैसे ही वो सीखेंगे। तो ए और आर दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो 8 क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि लियो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए लियो वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, पाठ्यक्रम के बारे में कहा है नहीं, सामाजिक अलगाव के बारे में तो बिल्कुल नहीं कहा, समाज के बारे में उन्होंने कहा है लेकिन अलगाव के बारे में नहीं कहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। पुरस्कार देने की बात उन्होंने की है नहीं, सहयोग की बात उन्होंने की है ना, समाज का सहयोग मिलेगा तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। समाज के बारे में जो सांस्कृतिक योग्यताएं समाज के बारे में बताया है, सामाजिक सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का तो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो इन्होंने सहकर्मी सहयोगिता के बारे में ज़्यादा बात की है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें से तीनों में से सबसे पॉजिटिव चौथा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न 10 देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है। तो इनर स्पीच मैंने आपको पढ़ाया है ना, इनर स्पीच क्या है बताइए। वाइगोत्स्की के अनुसार इनर स्पीच क्या है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका, विकासात्मक देरी का संकेत, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसमें क्या हो जाएगा, अपरिपक्वता का प्रतीक है। बताइए इनर स्पीच केवल बच्चे करते हैं, परिपक्व व्यक्ति भी तो इनर स्पीच करते हैं ना। जो बड़े व्यक्ति होते हैं वह भी तो अपने दिमाग में कुछ अपने आप को प्लान करते रहते हैं, अपने दिमाग को निर्देश देते रहते हैं, ये गलत हो जाएगा। काल्पनिक दोस्त थोड़ी ना है। विकासात्मक देरी का संकेत है, बताइए देरी हो जाएगी विकास का तब, मतलब जो अविकसित बच्चे होते हैं सिर्फ उनके अंदर ये होता है इनर स्पीच, नहीं। ऑप्शन 1 हो जाएगा कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित, वो अपने सोच को नियंत्रित करते हैं कि मुझे सिर्फ ये करना है। जब आप आंतरिक वाक करते हैं तो आप अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं ना, और यह एक तरीका होता है कि मुझे सिर्फ अभी इस पर ध्यान देना है। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि मुझे आज इतनी अच्छी बैटिंग करनी है, तो मन में सोचते रहते हैं क्रिकेटर, तो वह अपने सोच को नियंत्रित करते हैं, मुझे क्रिकेट पर ही फोकस करना है भी। तो ये क्या है, अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। तो प्रश्न 10 का आंसर 1 हो जाएगा। प्रश्न 11 देखते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। बताइए यह क्या कैसा है। प्रश्न 11 में बताइए परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन है, सेंट्रेशन है, सेंट्रेशन तो यह नहीं है, सेंट्रेशन तो मैंने कुछ और बताया था। पारगमनात्मक तर्क है, ये भी नहीं है। तो जीववादी चिंतन है ना। एमिनिज्म मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, याद होगा आपको, एमिनिज्म पढ़ाई थी। उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं
वह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते। जैसे जो लड़कियां होती हैं या लड़के भी होते हैं जो गुड़िया खेलते हैं, जो डॉल्स खेलते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको खाना खिलाने का प्रयास करते हैं, उसको नहलाने का प्रयास करते हैं ना, वो बोलते हैं ये मेरा बेबी है। तो ये सब क्या करते हैं, इनके अंदर एम्यूनिज्म होता है। ये क्या करते हैं, जीववादी चिंतन होते हैं, ये जीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो यह पियाजे का कॉन्सेप्ट था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो प्रश्न 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रश्न 12 देखते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश, यहाँ डैश लगा होगा, संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। तो शैशवावस्था में क्या होता है कि समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, प्राथमिक ना। तो प्राथमिक इसमें एक ही ऑप्शन में बन रहा है, तो प्राथमिक हो जाएगा। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में माध्यमिक समाजीकरण की अवस्थाएं जो होती हैं, संस्थाएं होती हैं, वह महत्वपूर्ण होती हैं। तो शैशवावस्था में प्राथमिक संस्थाएं और माध्यमिक या फिर बाल्यावस्था में माध्यमिक संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं समाजीकरण के लिए। प्रश्न 13 देखते हैं अब, वाइगोत्स्की के अनुसार बताइए। प्रश्न 13 में वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। बिल्कुल हूबहू मैंने यह बताया आपको कि भाषा विकास को सुगम बनाती है। मैंने यह इसको पढ़ाया है, हूबहू लिखवाया है, अभी आप देख लीजिएगा। हूबहू ये टॉपिक मैंने ये पैराग्राफ लिखवाया है कि भाषा विकास को सुगम बनाती है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, नहीं, साथ साथ चलते हैं। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, संज्ञानात्मक नहीं, ये गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक भी करते हैं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाती है, बिल्कुल ये बात भी सही है, लेकिन उल्टी है। ये क्या है, उल्टी बात है। इन्होंने क्या कहा था, भाषा जो होती है वह विकास को सुगम बनाती है, ना कि विकास भाषा को सुगम बनाता है। प्रश्न 14 देखते हैं। कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए, बताइए। प्रश्न 14 में क्या हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, पूर्व संक्रियात्मक स्तर तो इनका है, ये नहीं है। पूर्व पारंपरिक स्तर इनका है, उत्तर संक्रियात्मक स्तर भी इनका नहीं है। इसमें 2 ऑप्शन सिर्फ इनके हैं। कोलबर्ग के कौन से स्तर थे, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर, और इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न 14 में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो गुड बॉय गुड गर्ल होता है, लेवल कौन सा होता है, 3 होता है ना, लेवल 3 होता है। ये सॉरी, लेवल कौन सा होता है, 2 होता है, स्टेज 3 होता है। लेवल 2 और स्टेज 3 होती है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि आप अच्छा बनने के लिए अच्छे काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पूर्व संक्रियात्मक और उत्तर संक्रियात्मक ये तो पियाजे की हैं, ये पियाजे की अवस्थाएं, तो ये गलत हो जाएंगी। प्रश्न 15 देखते हैं। असर्शन और रीजन का है। शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है, बिल्कुल ट्रू बात है। कारण है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक, बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं। तो प्रश्न 15 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आगे देखते हैं अब प्रश्न 16 देखते हैं। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य, अधिगम के लिए आकलन मतलब फॉर, या क्या होता है, फॉर हो जाएगा ना। तो फॉर से मैंने क्या बताया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है ना। जब हम सीखने के दौरान जो आकलन करते हैं वो क्या होता है, फॉर्मेटिव होता है। इसमें क्या हो जाएगा, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना होता है, गलत, ये गलत है। अगला देखते हैं। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, हो सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना, ये पहचान हमें बिल्कुल नहीं, आकलन जो होता है वो पहचान करने के लिए नहीं होता कि अच्छे विद्यार्थियों को एक साइड कर दीजिए और जो पढ़ने में सही ना हो उसे अलग कर दीजिए, तो ये गलत है। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ये भी गलत है। ग्रेड करना इसका काम नहीं है, समेटेटिव असेसमेंट करता है। जिसमें क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना ताकि वह अपने अधिगम में सुधार कर सकें, जो समस्याएं हो रही हों उसका सुधार कर सकें। आगे देखते हैं। प्रश्न 17 है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो जाते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो बताइए शब्दों के खेल में शामिल कैसे हो सकते हैं। ये थोड़ा सा जो प्रश्न आया था थोड़ा सा बाहर से आया था और इसका आंसर क्या था, इसका आंसर 7 वर्ष माना जाएगा। ध्यान रखिएगा 3 वर्ष में बच्चे नहीं कर पाते हैं, 12 वर्ष तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 1 वर्ष भी नहीं। 7 वर्ष में बच्चे क्या करते हैं, जो चुटकुले और पहेलियों में ऐसी पसंद करते हैं जिनमें शब्दों के खेल हों, पजल्स वाले क्वेश्चन थोड़ा पसंद करने लगते हैं 7 वर्ष की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, 7 वर्ष। प्रश्न 18 देखते हैं। कैरल गिल्गिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, बताइए। इसको नोट्स में हूबहू लिखवाया गया है, इसको भी बताइए। गिल्गिन ने क्या कहा था, नारीवाद दृष्टिकोण के बारे में बात की थी ना। उन्होंने कहा था कि आपने अपनी थ्योरी में नारियों को प्राथमिकता नहीं दी है, मतलब जो नारीवाद दृष्टिकोण है उसको आपने प्राथमिकता नहीं दी है। जो नारीवाद का नैतिक विकास होता है वह कुछ अलग ढंग से होता है पुरुषों, इसलिए आपने क्या किया, आपने सिर्फ पुरुषों को ध्यान दिया, नारीवाद दृष्टिकोण को क्या महत्व नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 19 देखते हैं।
पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति से संदर्भित किया जाता है। बताइए क्या है। तो नंबर 1 है पारगमन, विकेंद्रीकरण, कारण परिमाण का विश्लेषण और केंद्रीय। तो मैंने आपको सेंट्रेशन के बारे में बताया था ना कि जब बच्चा क्या करता है कि एक चीज़ के केवल एक पहलू पर ही ध्यान दे पाता है तो वह क्या कहलाता है, सेंट्रेशन। तो अब प्रश्न 19 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 20 देखते हैं। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है कहलाता है। बताइए, जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनका ऐसा कौन सा उपागम होता है जो असमान रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। तो प्रश्न 20 में ऑप्शन नंबर 1 है विसर्जन, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन 3 है विभेदित निर्देशन और संवर्धन। तो संवर्धन तो हो नहीं रहा है, विभेदित निर्देशन भी नहीं हो रहा है, त्वरण हो रहा है ना। जब त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन। गतिवर्धन क्या होता है कि जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं जब तीव्र गति से पढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, त्वरण ही तो कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 देखते हैं। डिस्ग्राफिया क्या है। इसको मैंने ट्रिक से बताया था। ग्राफिया में ग्राफ शब्द आ रहा है और ग्राफ क्या किया जाता है, लिखा जाता है ना, उसे हम रटते तो है नहीं, तो लिखा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक विकार है नहीं, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषताएं अक्षर और आकारों को बनाने में कठिनाई। बिल्कुल, क्या है, तंत्रिकीय विकार है जिसमें लिखने में कठिनाई होती है ना। ग्राफ लिखा जाता है तो लिखने में कठिनाई होती है। तो आगे देखते हैं। प्रश्न 22 देखते हैं। अब शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल ये करना चाहिए। विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, बिल्कुल ये भी करना चाहिए। अपने स्वयं को अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, बिल्कुल जो आपके अंदर पूर्वाग्रह है, जो आप कुछ किसी भी चीज़ के बारे में पहले से ही विचारधारा बना ली है, उसकी जाँच तो करिए कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये भी करना चाहिए। विविधता को एक बाधा के रूप में देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, विविधता जो है एक बाधा नहीं हो सकती। तो ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा ना। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्योंकि विविधता को एक बाधा के रूप में हमें नहीं देखना है, उसे क्या करना है, बाधा के रूप में नहीं देखना, उसे एक अवसर के रूप में देखना है विविधता को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 23। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि, यहाँ डैश लगा लीजिएगा। एक दर्शन शास्त्री के पास कैसी बुद्धि होती है उसको बताना है, और डैश प्रकार की बुद्धि होती है। और मूर्ति के पास यहाँ डैश बना है किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो बताइए, दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, अंतर्वैयक्तिक की अंतःवैयक्तिक। बताइए, दर्शन शास्त्री क्या करते हैं, स्वयं को जांचते हैं ना। तो अंतर्वैयक्तिक मतलब क्या होता है, दूसरों से जो बात करने में सक्षम हो जाते हैं वे अंतर्वैयक्तिक होते हैं। लेकिन अंतः क्या होता है, जो खुद को जान लेते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक वाला एक ही ऑप्शन हो जाएगा। और मूर्तिकार के अंदर क्या होती है, स्पेशल थिंकिंग होती है, दिक् स्थान वाली थिंकिंग होती है। अगर आप उसे कोई चीज़ दिखा देंगे तो वह उसे बना लेता है ना। तो ये क्या है, अपने माइंड में फिट कर लेगा, दिक् स्थान वाली बुद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है, मतलब जो खुद को पहचान लेता है, खुद के अंदर की चीज़ों को जानने लगते हैं। दर्शन शास्त्र यही तो होता है, बताता है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं। निम्न में से शालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है। बताइए, ऑटिज्म जिन्हें होती है उनके अंदर क्या होता है। देखते हैं, संवाद कौशलों का उच्च स्तर होता है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात कही गई है। बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, बिल्कुल जो ऑटिज्म वाले होते हैं मैंने आपको हुबहू पढ़ाया, आप देख लीजिएगा, आप नोट्स देखिए, CDP की क्लासेस पढ़ी हैं तो मैंने बताया था ऑटिज्म में क्या होता है कि आप रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न 25 देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थूल गतिल कौशल है। बताइए, स्थूल और सूक्ष्म होता है। तो स्थूल किसमें होता है, जिसमें मांसपेशियों का अधिक यूज होता है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा तैयार करना है, स्थूल गतिक कौशल है। कागज पर वृत्त की रूपरेखा के अनुसार काटना, ये भी स्थूल कौशल है। बुनाई करना या फिर तैरना, तो इसमें स्थूल गतिक कौशल का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तैरना हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें मांसपेशियों का सबसे अधिक यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। सूक्ष्म कौन से हो जाएंगे, कागज पर वृत्त रेखा काटेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, तो ये क्या है, सूक्ष्म हो जाएंगे ना, क्योंकि इसमें कम मांसपेशियों का यूज हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न 26। भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। बताइए, जो भौतिक वृद्धि और विकास होते हैं, विकास के किन और सिद्धांतों का पालन करते हैं। विभेदीकरण, सरल से जटिल और जटिल से सरल का। समीपस्थ, अवरोही या फिर शीर्षगामी, आंतरिक से बाहरी। एकीकरण, सरल से जटिल या फिर विभेदीकरण, जटिल से सरल। शीर्षगामी और समीपस्थ, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 26 में ऑप्शन है विभेदीकरण और एकीकरण, समीपस्थ, शीर्षगामी, एकीकरण, विभेदीकरण, शीर्षगामी और समीपस्थ। तो भौतिक वृद्धि और विकास जो होते हैं वह शीर्षगामी मतलब शीर्ष से लेकर पैर की ओर, और समीपस्थ मतलब आंतरिक से बाहर की ओर। ये दो विकास के सिद्धांत मैंने सबसे पहले जो क्लास हुई थी विकास और वृद्धि, उसमें 2 सिद्धांत बताए थे ना,
कि क्या बताया था कि शीर्षगामी और आंतरिक से बाहर जो होते हैं समीपस्थ विकास, उसको मैंने बताया था। तो ये बताया था, तो उसको देख लीजिएगा आप। शीर्षगामी और आंतरिक से बाहरी की ओर जो विकास होता है, इन दो प्रकार के विकास को बताया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 27। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश दिया गया था, यहाँ नहीं हो पाया है। वृद्धि डैश और सोच डैश होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच इतनी होती है। तो बताइए, इसमें देखते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। तो मध्य बाल्यावस्था में जो सोच होती है वो कैसी होती है? आत्मकेंद्रित होती है? नहीं। तो मध्य बाल्यावस्था में सोच आत्मकेंद्रित नहीं होती, तार्किक होती है। तो 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे। और अब इसमें देखते हैं कि क्या है कि जो मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर होती है, स्थिर तो कहीं कभी भी नहीं होती वृद्धि, मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि होती रहती है। तो धीमी होती है, स्थिर नहीं होती। तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसको कैसे किया है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो होती है वह स्थिर होती है और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित होती है। मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी होती है और सोच तार्किक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है? बताइए, कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें विद्यार्थी को कुछ सोच के जवाब देना पड़ेगा? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलेगी? आप क्रिया के वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? ये तो रटने वाले क्वेश्चन है। इसको जो हुबहू मतलब ज्ञान आपको जो हो वही बता पाएंगे। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में संगम आपको जो ज्ञान होगा वही बता पाएंगे। क्रिया की परिभाषा आपको जो ज्ञान होगा वही, मतलब बोधात्मक प्रश्न है। तो केवल एक हो जाएगा जिसमें आपको दिमाग लगाना होगा कि कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 29 है। निम्न में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण है? बताइए, विफलता के लिए आंतरिक आरोपण क्या है? मैंने बताया था ना, आंतरिक आरोपण क्या होता है? मतलब खुद से आप माने कि मेरी गलती थी, तो आंतरिक आरोपण हो जाएगा। मैं परीक्षा में फेल हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे। नहीं, ये नहीं है, आप दूसरे पे थोप रहे हैं अपनी गलती। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, ये भी गलत है, आप अपने शिक्षक को बुरा कह रहे हैं। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर था, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। बिल्कुल, ये आंतरिक हो जाएगा। बाकी सब क्या है? बाह्य आरोपण है। आंतरिक आरोपण क्या है कि आप खुद मानिए मेरी गलती थी। आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, असर्शन और रीजन का। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियां में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं और जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बताइए, ये सही, बिल्कुल सही बात कहा गया। ऐसा मतलब ये बात तो गलत है कि लड़कियां केवल गुड़ियों से खेलती हैं, लेकिन इसमें क्या कहा गया है? बहुत कम उम्र में ऐसा माना जाता है कि अधिकांश संस्कृतियों में दुनिया भर में लगभग लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब कारण क्या है इसका कि बच्चा किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित कर लेते हैं। बिल्कुल, बच्चे आसपास के समाज से यह पहचान लेते हैं, जल्दी से जान लेते हैं कि समाज में लड़के के लिए क्या उपयुक्त है, किस चीज़ से खेलना है और लड़कियों को किस चीज़ से खेलना है। तो ये भी ट्रू कहा जा रहा है। तो दोनों बात सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अब मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन सीडीपी के हो गए, मैथ के देखते हैं। में देखते हैं मैथ का पहला प्रश्न, ओवरऑल 31वां प्रश्न कि संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, तो 5 रुपये हो गए। 2 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 1 रुपये मतलब 2 रुपये, और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। 5 50 पैसे के सिक्के क्या मतलब हो गया? 2.5 रुपये। तो प्लस 2.5 हो जाएगा क्योंकि 50 गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा? 2.5 रुपये आएंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 7 दोनों 9.5 उसके पास टोटल रुपये हैं। तो उसे और कितनी धनराशि चाहिए? 0.50 रुपये चाहिए ना। 9.5 रुपये है, 50 पैसे और चाहिए 10 रुपये के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 देखते हैं अब। रुबीना ने कार 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। तो यात्रा में समय कितना लगा? तो 21:15 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 बजे को हम क्या लिख सकते हैं? 20:60 भी लिख सकते हैं ना। 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 20:60 प्लस 15 मिनट और है, क्योंकि 21 नहीं 21:15 है, तो 20:75 इसको हम लिख सकते हैं। अब 20:75 से 16:50 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? इधर 25 बचेगा, इधर कितना बचेगा? 25, और इसमें क्या हो जाए? 4 घंटा 25 मिनट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 32 में ऑप्शन नंबर 2 सही आएगा। अब 33वां प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो वर्ग की भुजा कितनी है? 5 है ना। 5 कितनी है? अब इसको इसकी क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। क्षेत्रफल कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए भुजा दोगुनी कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी? भुजा 10 हो जाएगी। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना बढ़ा? 25 चौके 100, तो 4 गुना बढ़ा ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 33वें में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। 34वां प्रश्न देखते हैं।
बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करना है। तब 34वें हम देखते हैं कौन सा सही है। 1/3, 1/4, 1/2। इसको क्या करने के लिए आप क्या करिए, इसको पहले एलसीएम ले सकते हैं ना। 3 और 4 का एलसीएम लीजिए। 3, 4, 2 का एलसीएम क्या आएगा, 12। और 3, 4, 3 से 4 आएगा, इधर क्या आएगा 3, और इधर क्या आएगा 2, 6 आएगा। तो कौन सा मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है ना। तो 1/4 सबसे पहले आएगा क्योंकि 3/12 है, तो 1/4। फिर क्या आएगा 1/3 आएगा क्योंकि 4/12। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ये आएगा, सबसे छोटा है, फिर ये है, फिर ये है। तो 1/4, 1/3 और 1/2 सबसे पहले बाद में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, प्रियदर्शिनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलो काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार इसमें पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। 4.8 किलो और 2500 ग्राम को क्या कह सकते हैं हम, 2.5 किलो कह सकते हैं ना। और 3.5 किलो ये है। चलिए देखते हैं टोटल कितना हुआ। 5, 5, 10, 1, 8, 18, 1, 4, 2, 6, 3, 9, 1, 10, 10.8 हो गए ना। 10.8 किलो हो गए। अब क्या कर रहा है कि सबको मिला लिया, 10.8 किलो हो गए और 3 दर्जन पैकेट बना दिए। 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक 3 दर्जन पैकेट मतलब क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 पैकेट बनाए तो एक दर्जन में कितना, मतलब एक पैकेट में कितना आएगा, 36 से भाग कर दीजिए। 36 में 36.3 आएगा। 0.3 क्या कह सकते हैं हम, 300 ग्राम लिख सकते हैं ना। 0.3 kg को क्या लिख सकते हैं, 0.3 kg बताइए। 1 kg में 1000 ग्राम, 0.3 kg में क्या हो जाएगा, यहाँ 0.3 गुणे 1000 ग्राम हो जाएगा। एक पॉइंट से 1 0 कट जाएगा, 300 ग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखते हैं। 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 डैश डैश दिया है विषम संख्या पदों का योगफल। तो विषम पद कितने भी चुन लीजिए, 3 पद मान लीजिए चुन लीजिए तो 5 आएगा। 5 पद भी अगर चुनेंगे, 5 पद मान लीजिए चुन लेते हैं हम, क्योंकि विषम चुनने हैं ना, 6 नहीं चुन सकते। तो 3 के बाद 5 चुनेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 बचेगा। तो कितने भी विषम पद चुनेंगे 5 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में मतलब क्या होता है, बढ़ते से छोटे। तो 37वें प्रश्न में कह रहा है अवरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सही है। 10.5 है, उसके बाद 1.50 है, फिर 1.05, फिर 1.055। यहाँ गलत हो गया क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। दूसरा देखते हैं 10.5, 1.05, 1.055, 1 बिल्कुल ये बड़ा है, ये इन दोनों से बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 10.5, 1.50, 1.055, 1.05, 1.00, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अवरोही क्रम में कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं। 38 में कह रहा है 100 लाख बराबर कितना होता है। 100 लाख बराबर कितना होगा, इसको देखते हैं। 100 लाख को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 1 लाख ना। 100 लाख को हम यही लिखेंगे। 1 लाख में कितने जीरो आएंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, ये हो जाएगा 1 लाख ना। और गुणे 100, तो इसको गुणा कर देखते हैं। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 1 करोड़ इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपको पता चला कैसे हुआ, 100 ये हो गया और 1 लाख क्या होता है, 1 लाख ये दिया गया है। 100 गुणे 1 लाख यही तो पूछ रहा है। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ हो जाएगा। 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 39 देखते हैं। 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल। तो 100 + x पहली संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या वही घटाई जा रही 100 - x ना। अब दोनों का योगफल पूछ रहे हैं तो x घट जाएगा, 200 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न 40 है। निम्न में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है। 9 है, 5 है, 5 बिल्कुल है, 11 बिल्कुल है, 11 कट जाएगा, 3 भी बिल्कुल है। अच्छा 3 9 3 12, 9 नहीं है। 9 से बताइए 36 30 कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसका नहीं पूछा था। प्रश्न 41 अब देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। यदि एक समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर कर दिए जाए तो वह आयत बन जाएगा। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाएगा। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाएगा। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। ये भी गलत कौन सा है, ऑप्शन 3। तो इसमें गलत पूछा था तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा कि गलत कौन सा है, पतंग के अगर सम्मुख कोण बराबर कर देंगे तो वह एक आयत नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 देखते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या में याद करनी है। 1 6 15, तो 1 में 5 जुड़ा, 5 में 9 जुड़ा, 5 4 9, अब 13 जुड़ेगा ना। 15 13 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं
प्रश्न 43 है, तालिका दी गई है रक्त समूह और विद्यार्थियों की संख्या। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात हमें बताना है। तो अनुपात चलिए देख लेते हैं। सबसे कम कौन सा है? AB है। सबसे अधिक कौन सा है? 12 वाला है, O है। तो अनुपात क्या हो जाएगा? सबसे कम और सबसे अधिक और सबसे कम को बताना है। 12:3 बराबर 4:1 हो जाएगा। 3 से 12 कट जाएगा, 4:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 44 देखते हैं कि समूह में कौन से किसमें सभी त्रिआयामी आकृति है। त्रिआयामी आयतियाँ देखते हैं। घन, घनाभ, गोला, त्रिभुज, बेलन, बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिभुज 3D नहीं है और इसमें वृत्त 3D नहीं है, वृत्त 3D नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें सारे जो आकृतियाँ हैं 3D हैं, बाकी सब में 2D भी एक एक दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लास्ट जो न्यूमेरिकल है मैथ का उसको देखते हैं, उसके बाद पेडागॉजी स्टार्ट होगी। अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? बताइए कितने आयत बना सकती है? तो यह 5 प्रकार से बना सकती है, क्योंकि 36 गुणे 1 बना सकती है, ये 12 गुणे 3 बना सकती है, 12 गुणे 3 बना सकती है, 18 गुणे क्या बना 12 गुणे 3 18 गुणे 2 बना सकती है, और 9 गुणे 4 बना सकती है, और क्या बना सकती है? 6 गुणे 6 बना सकती है। तो क्या हो जाएगा? 5 प्रकार से हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अब चलिए पेडागॉजी देखते हैं। आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रश्न 46 में कह रहा है कि आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है मानक संदर्भित आकलन हमें यह बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि हमें जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है यही बताता है। दूसरा है मानदंड संदर्भित आकलन, नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। बिल्कुल मानदंड जो बनाते हैं उसमें नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी होता है मानदंड संदर्भित आकलन में। तीसरा है मानक संदर्भित आकलन, नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है वह सिर्फ तुलना करने में ज़्यादा उपयोगी होता है, ना कि नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण में। तो ऑप्शन नंबर 3 ही गलत है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था निगेटिव का, भाई निगेटिव हो जाएगा। अब 47वां देखते हैं। प्रश्न 47 है अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं हैं। बताइए क्या है? महत्वपूर्ण पूर्व नंबर अवधारणाएं, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है, तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं, विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो 47 पे क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं, ये सीधे शब्द में अंग्रेजी भाषा विशेषण नहीं है, अस्पष्ट शब्द भी नहीं है, आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण प्री नंबर अवधारणाएं हैं कि अधिक क्या है, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप जो होता है ये क्या है कि नंबर सीखने से पहले हमें यही सब पढ़ाया जाता है। तो प्री नंबर क्या होता है कि नंबर सीखने से पहले हमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिस प्रकार से, वो क्या कहलाती है? प्री नंबर अवधारणाएं। तो ये है प्री नंबर कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। प्रश्न 48 देखते हैं। गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। बताइए जो गणितीय अधिगम सामग्री होती है वह क्या क्या करती हैं? तो सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों को मदद करती हैं? बिल्कुल नहीं, सूत्र के प्रदर्शन में सामग्री मदद नहीं करती। बी है कि स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों, बिल्कुल स्वतः अधिगम में जो सामग्रियाँ होती हैं वो मदद करती हैं जो बच्चे अगर खुद पढ़ना चाहते हैं। सी है निर्देश देने में शिक्षकों को मदद करती हैं, ये भी गलत है, निर्देश देने में भी शिक्षकों को मदद नहीं करती। कक्षा में अधिगम वातावरण, बिल्कुल अधिगम वातावरण को रुचिपूर्ण बनाने में भी गणितीय अधिगम सामग्री जो होती है, टीबी भी जो होती है वह रुचिपूर्ण बनाती है ना। तो डी कर देंगी और पहला दूसरा करेंगी कि बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो खुद से अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से टैबलेट आदि से सीख सकते हैं। तो बी और डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरे में बी और डी दिया गया है, तो यही सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न 49 कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा करना, बिल्कुल नहीं, यही सही नहीं है। पहला ही ऑप्शन इसमें मिल गया हमें कि हमें त्रुटियों को कभी अनदेखा नहीं करना है। त्रुटियाँ जो है वह सीखने का एक भाग है, ध्यान रखिएगा। त्रुटियाँ क्या है? सीखने का एक भाग है। अगर बच्चा त्रुटियाँ कर रहा है तो वह सीखने का प्रयास कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर एक ही गलत दिया गया है, क्योंकि हमें त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 50 देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियां को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण है लड़कों में गणितीय क्षमता जन्मजात होती है। समाज की लिंग संबंधी धारणा इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। गणित में लड़कियाँ का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है, क्या इसमें यह सही बात है? बताइए प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से आप देख लीजिए।
कि एनसीएफ 2005 बताता है कि शोध जो किया गया कक्षाओं के ऊपर, लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनको काफ़ी मतलब लड़कियों को क्या माना जाता है कि गणित पढ़ने लायक नहीं है, जबकि वो गणित में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन यह माना जाता है कि वो गणित पढ़ने लायक नहीं है। तो इसको मैंने कल ही टॉपिक सीडीपी में पढ़ा है। यह ऐसा क्यों होता है? समाज की लिंग संबंधी जो धारणा है उसके लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ना। तो प्रश्न 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। बाकी गणित की जो प्रकृति है वह पुरुष प्रधान थोड़ी ना है, और लड़कियां खराब प्रदर्शन थोड़ी ना करती हैं, अच्छी भी लड़कियां हैं जो अच्छा प्रदर्शन करती हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न 51 है कि एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है? बताइए। अनुशासन बनाए रखना, बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों को व्यस्त रखना, या विचारों को बहिर्वेशन करना। प्रश्न 51 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? अनुशासन बनाने के लिए नहीं करती है रोल प्ले, मनोरंजन तो बिल्कुल नहीं होगा, व्यस्त भी नहीं रखना, क्या करना है? विचारों को बहिर्वेशन, मतलब विचारों को बाहर निकलवाना चाहती है, वह बच्चों के विचारों को बाहर निकलवाना चाहती है, इसलिए रोल प्ले करवा रही है। आगे देखते हैं। प्रश्न 52 है, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय का कारण बनता है? बताइए। गणित को बच्चे कठिन समझते हैं बाकी अन्य विषयों के तुलना में, तो ऐसा क्यों होता है? तो प्रश्न 52 में देखते हैं ऑप्शन क्या है। गणित में प्राथमिक अवधारणा है कि अमूर्त प्रकृति, गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, नहीं विस्तृत ज्ञान भंडार तो सब में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर, नहीं अनेक उत्तर के होने की वजह से नहीं, अनेक उत्तर तो लगभग कई विषय में भी हो सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अमूर्त जो प्रकृति है गणित की, इसके कारण होता है। गणित की अमूर्त प्रकृति मतलब गणित को हम देख के बहुत कम ही चीज़ें कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं अमूर्तता के कारण। बाकी अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, बाकी कोई चीज़ पढ़नी है आप देख के सीख सकते हैं, लेकिन अमूर्त प्रकृति के कारण गणित में बच्चों को भय होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 53 देखते हैं। निम्न में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो इसमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन सीटेट ने आंसर किसे माना है? भास्कर प्रथम को। ध्यान रखिएगा, सीटेट ने आंसर भास्कर प्रथम को माना है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए 54वां प्रश्न देखते हैं। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 प्रति किग्रा बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले सोनू ने 21 रुपये लिए। 21 कैसे जोड़े कि 60 प्रति किग्रा है, मतलब हर 100 ग्राम के लिए 6 रुपये, दूसरे 100 ग्राम के लिए 6 रुपये, तीसरे 100 ग्राम के लिए 6 रुपये, मतलब 18 रुपये 300 ग्राम के लिए, और फिर उसका आधा कर देंगे तो 50 ग्राम और हो जाएगा। तो इस प्रकार वो गणित का प्रयोग कर रहा है। सब्जी बेचने वाला द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में हम क्या कह सकते हैं? कौन सा कथन सत्य है? यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, गलत है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं, बिल्कुल लाभदायक है। और सी क्या कह रहा है? ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने में वैकल्पिक तरीके को विकसित करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल, केवल सी इसमें सही है, क्योंकि यह स्पष्ट गणितीय कौशल है और यह लाभदायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका एक मात्र सही ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 देखते हैं। 55 में क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो इसमें क्या बता रहे हैं कि कौन सा दर्शाएगा ऑप्शन कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद कर रहे हैं? पहला है, शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिखकर पूरा करते। नहीं, ये नहीं, स्वयं निर्माण थोड़ी ना कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गोटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। बिल्कुल ये हो सकता है। बाकी ऑप्शन लेकिन देख लेते हैं। कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़े के ऊंचे स्वयं, बिल्कुल ये भी नहीं है। बच्चों एक साथ पहाड़ा का कविता पढ़ रही है, नहीं। स्वयं ज्ञान का निर्माण कब कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 में कर रहे हैं कि हस्त कौशल सामग्रियों से गुणन का पैटर्न खुद ही खोज रहे हैं। तो खोज रहे हैं तो स्वयं ज्ञान का निर्माण ही तो करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न 56 है। निम्न में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, बिल्कुल। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, बिल्कुल। यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित होता है, बिल्कुल। यह हमेशा अभिसारी होता, नहीं, हमेशा अभिसारी नहीं होता, यह अपसारी भी होता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा अभिसारी नहीं, इसकी जो प्रकृति होती है अपसारी भी हो सकती है। तो ए, बी और सी सही है। अभिसारी अपसारी CDP क्लास में पढ़ाया गया, ध्यान रखिएगा। उसको जो CDP की क्लासेस चल रही है उसको भी देख लीजिए एक बार। 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस हैं। 18-19 क्लास हो चुकी है। चलिए इसमें देखते हैं। ए, बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न 57। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपने कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। बताइए, कुछ गतिविधि करा रही है तो कौन सा उसको पूरा करने में प्रभावी नहीं होगा? देखते हैं। प्रश्न 57 के ऑप्शन है। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं, ये तो सही है। वह कक्षा में गणितीय पहेली और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है, बिल्कुल ये भी सही है।
तीसरा है कि वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये क्या है, ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा ना। निगेटिव वर्ड यही था, पूछा क्या गया था कि कौन सा प्रभावी नहीं है उसके उद्देश्य को पूरा करने में करती है, अभिरुचि बढ़ाने में। तो ये जो अगर आप किसी एक बच्चे की ही प्रशंसा करेंगे तो वह गलत बात हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 ही गलत है। तो सही गलत पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न 58 है, एनईपी 2020 के अनुसार देश भर के विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाएं क्या होंगी, कम होंगी, हतोत्साहित होंगी, सरल होंगी या मजबूत होंगी? मजबूत होंगी। प्रश्न 58 में क्या हो जाएगा, मजबूत होंगी। ओलंपियाड जो परीक्षाएं होती हैं तो वह मजबूत होंगी। प्रश्न 59 देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? कैलकुलेटर का प्रयोग करके गलत, भाग विधि का गलत हो जाएगा, एलसीएम विधि भी गलत हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, भिन्न डिस्क का प्रयोग करके। अभी आप गणितीय साधन के बारे में पढ़ेंगे, अभी उसको मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है गणित की पेडागोजी को, लेकिन पिछली क्लासेस में पढ़ाया, जो पिछला सीटेट हुआ था उसमें मैंने बताया था कि भिन्न डिस्क क्या करता है, भिन्नों की तुलना करता है। तो आप उस तुलना करके आप समझ सकते हैं कि दोनों भिन्न बराबर हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल को प्रदर्शन करता है, बताइए। सबिटाइजिंग में कौन सा मदद करेगा, विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के प्रवर्ती के रूप में करेगा। तो सबिटाइजिंग होता क्या है कि जब हम किसी भी गणितीय तथ्य को पढ़ते हैं तो उसको मतलब हम गिने उन्हें बगैर जब हम अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान जो निकट रूप से अनुमान लगाते हैं, सन्निकट अनुमान लगाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सबिटाइजिंग कहते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन से में अनुमान लगाया जा रहा है। विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के प्रवर्ती के रूप में करता है, इसमें अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। संख्या 4 की पहचान 5 से 1 निकलने के रूप में करता है, ये भी गलत है, अनुमान इसमें थोड़ी ना लग रहा है, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 + 1 के रूप में करता है, ये भी गलत हो जाएगा। डी क्या कह रहा है कि विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। तो बिना गिने जब वह अनुमान लगा बता रहा है कि यह 4 है तो क्या है कि सबिटाइजिंग तो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अब ईवीएस के प्रश्न हम देखते हैं। ईवीएस के प्रश्न अगले सर देखेंगे ईवीएस वाले। चलिए फिर देखते हैं, अब क्लासेस उनको फॉरवर्ड करते हैं। तो सेशन कैसा लगा आप लोगों को? सीडीपी और मैथ की क्लास के बाद अब हम ईवीएस के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब आपको हर संडे को एक मॉक टेस्ट करवाएंगे जिसमें ऑनलाइन वाले प्रीवियस ईयर और ऑफलाइन वाले सारे प्रीवियस ईयर करवाऊंगा। तो आज के सेशन में मैंने 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था, सीटेट इतिहास का सबसे हार्ड पेपर शायद इसी को हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ख़राब रिजल्ट था इस बार। तो मैंने कहा कि इस सबसे पहले मैं 20 अगस्त वाले पेपर को ही करवाता हूं, जिसमें बच्चों को क्लियर हो जाएगा कैसा पेपर का लेवल है, कैसे लैंग्वेज सीटेट पूछ रहा है, आने वाले समय में पेपर की डिफिकल्ट लेवल और हार्ड हो सकता है पेपर, तो हमें उस हिसाब से तैयारी करना है। इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले मैं 20 अगस्त वाले पेपर को सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले पेपर को सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए फिर हम ईवीएस के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ईवीएस में 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसके लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए, इसका एक फार्मूला होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर m/b। डेंसिटी बराबर m/b होता है। डेंसिटी घनत्व कितना दिया गया है, तो घनत्व आपको 24 दिया गया है ना, 24 घनत्व दिया गया है। उसके बाद m आपको पता करना है और वेलोसिटी कितनी दी गई है, 6 दी गई है। तो आप इसको भाग में उस तरफ ले जाएंगे, 24 × 6 हो जाएगा ना। तो 24 × 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर बताइए, गुणा करिए, 6 4 जा 24, 4 6 144 हो जाएगा ना। जिसका पहला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी जिन्होंने 144 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका बहुत ही आसान सवाल थी, पर फिजिक्स की सवाल इन्होंने पूछ लिया था, लेकिन जिसको साइंस की बेसिक भी नॉलेज रही होगी वह इस सवाल को लगा लिए होंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया था 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है, डेंसिटी बराबर मास/वेलोसिटी होता है। तो आपको डेंसिटी 24 ग्राम दी गई थी, उसके बाद वेलोसिटी 6 ml दिया गया था और द्रव्यमान पूछा गया था, तो आपको फार्मूला पे रख देना था, आपका आंसर आ जाता। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 144 ग्राम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी निम्नलिखित कथनों को आप लोग पढ़कर सही विकल्प का चयन करना था, यानी ये कथन वाले प्रश्न थे। तो इसमें अभिकथन ए दिया गया है, दाब लगाने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है।
और इसका कारण है जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो विकल्प ए इसमें दिया गया है, ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प बी दिया गया है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है, विकल्प सी दिया गया है। वहीं विकल्प डी दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, या कथन दिया गया है। तो जी बिल्कुल किया जा सकता है। और जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु का स्थान कम हो जाता है और वह आसानी से संपीड़ित हो जाता है, यानी इसके दोनों कथन सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। तो इसमें कहा गया है ए और आर दोनों सही हैं परंतु तथा एक आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यानी इसका विकल्प 4 सही हो जाएगा। इसका विकल्प 4 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। यानी आपको फिर से कथन वाला एक प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग सोच सकते हैं सीटेट में कथन से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें कथन वाले प्रश्नों की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। लगभग ज़्यादातर या तो दोनों कथन सही होते हैं और आर ए और बी की सही व्याख्या करता है, या तो दोनों कथन सही होते हैं या गलत होते हैं। इसमें ज़्यादातर यही प्रश्न सही होते हैं। आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो कथन बोला गया है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो कथन ये क्या कह रहा है कि मनाली में जो है वहाँ पे ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और कथन भी कहा गया है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो इसमें सही विकल्प आपको चुनना है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु बी गलत है, ए और बी दोनों गलत हैं। ए गलत है परंतु बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो मनाली के बारे में आपको एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है ना, ये तो आसान प्रश्न था। तो मनाली में ढालू छतों वाली मजबूत बांसों के खंभों पे बनाए जाते हैं, तो ढालू वाले छत थोड़ी मनाली में बनाए जाते हैं ना। तो विकल्प ये तो इसका कथन ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है परंतु बी सही है। ठीक, इसका सही हो जाएगा क्योंकि मनाली में बारिश बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है। यहाँ पे बारिश भी होती है, बर्फ भी पड़ती है, लेकिन ढालू वाले छत नहीं बनाए जाते ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब एक प्रश्न दिया गया है, स्तंभ ए और स्तंभ बी को मिलान कीजिए। स्तंभ ए में आपको जीरा, केसर, मिर्च, लौंग कुछ मसाले दिए गए हैं। स्तंभ बी में इनको मिलाना है। तो इस तरफ दिया गया है, कील की तरह दिखता है, दक्षिण अमेरिका में पीले रंग का होता है, छोटा परंतु खुशबूदार होता है। तो आपको इसको मिलाना था। अभी बहुत ही आसान पेपर था, इसको आप लोग आसानी से मिला सकते थे। ठीक, इसको मिला सकते थे। तो छोटा परंतु खुशबूदार होता है, तो कौन सा खुशबूदार होता है बताओ। तो जीरा हो जाएगा ना, चौथा हो जाएगा। उसके बाद पीले रंग का होता है केसर, पीले रंग का होता है। उसके बाद बोला गया है मिर्च, तो मिर्च कहाँ से आई थी, दक्षिण अमेरिका से आई थी। यह भी मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। एनसीईआरटी का मैं जो निचोड़ करा रहा हूँ, ईबीएस का सारे प्रश्न देख लीजिए, वहीं से बने हुए हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं 100% आपका सीटेट क्लियर होगा। बस मैं जितनी क्लास करवा रहा हूँ आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, 100% सीटेट आपका क्लियर होगा। तो बचा लौंग, तो लौंग कील की तरह होता है। तो बहुत आसान पेपर था। इसमें क्या था, जीरा जो होता है छोटा परंतु खुशबूदार होता है, केसर जो होता है पीले रंग का होता है, मिर्च दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई थी, लौंग कील की तरह दिखता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बताओ कौन सा है। तो मैप से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और मैप को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप लोग अभी से मैप की एक अपने प्रोफाइल पिक्चर यानी स्क्रीन पे, व्हाट्सएप जहाँ भी आप सोशल मीडिया वगैरह पे अपने लगा लीजिए, ताकि जब भी आप मोबाइल को टच करें सबसे पहले आपको दिन में सुबह दोपहर मैप आपको दिखे। तो ऐसे देखते देखते आपको मैप आसानी से याद होगा। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जंगलों के बारे में कुछ कहा गया है, इसमें एक विशेषता गलत होगी, बाकी अब सही होंगे। तो कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है,
बिल्कुल सही है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायती यानी लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार में किसी के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। इनमें सही कथन चूज करना था आपको। बताइए इसमें कौन सा सही कथन हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो इसमें पहला सही हो जाएगा ना। पहला का मतलब ए कुडुख भाषा में तुरंग का मतलब जंगल होता है, यह भी सही है, सॉरी यह भी सही है। उसके बाद और कौन सा सही हो जाएगा, बताइए आप लोग। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, तो यह भी सही हो जाएगा ना। तो यह भी सही हो जाएगा, तो यानी इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, ए और डी हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो पौधों के जो निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं उन पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का हस्तांतरण करना, या तने के मुख्य कार्य हैं। तो विकल्प ए बी सी हो जाएगा, केवल ए और बी होगा, केवल बी और सी होगा, केवल बी होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। पौधों को शक्ति और सहारा देना है, पौधों के अन्य भागों को जड़ों जल और खनिज का हस्तांतरण करना है, और तने का मुख्य कार्य होता है। तो विकल्प थर्ड इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न सीटेट का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा, हर बार पेपर में पूछा जाता है। कांसा बांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किससे पिघलाकर बनाया जाता है। तो यह समझ लीजिए सीटेट का फेवरेट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा टीन और कापर से। कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। वह एक सांसी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकती है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। तो विकल्प ए सी और डी सही हो जाएगा। विकल्प बी में ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। विकल्प सी बी और डी सही होगा। विकल्प डी ए और बी सही होगा। बताइए कौन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, बताइए आप लोग। तो सी और डी सही हो जाएगा ना। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वो दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, यह भी सही हो जाएगा। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, यह भी सही है, यानी सी और डी दोनों सही हैं। सी और डी पहला इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो आप लोग विकल्प को एलिमिनेट करना सीखिए। 3 महीने के हाथी के बच्चों का वजन 100 किलोग्राम होता है, तो यह गलत है। वह एक हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा सकती है, तो यह भी गलत है। तो एलिमिनेट करके आप लोग आंसर निकालने की कोशिश करिए, तो इससे आप लोग को आसानी होगी। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सबसे अवधि चुनिए। तो बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी होती है, तो बताइए आप लोग। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अक्टूबर से दिसंबर होता है ना, अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इस समय मधुमक्खी पालन करने का बहुत ही अच्छा समय होता है। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है, यह भी फिजिक्स का पूछा हुआ है, यह भी समझ लीजिए। ऐसे कुछ प्रश्न सीटेट में हर बार पूछ लिए जाते हैं फिजिक्स या बायोलॉजी से, तो आप लोग, मैं उसकी भी 1-2 क्लास ले लूँगा जिसमें आपको ईवीएस एनसीईआरटी के अलावा फिजिक्स और बायोलॉजी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी 1 क्लास 2 क्लास में आपको कवर करवा दूंगा। तो मैं जितना भी एनसीईआरटी का निचोड़ करवा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने उतना पढ़ लिया तो आप लोग 100% सीटेट में अच्छे नंबर से पास होंगे। तो बस जितना करवा रहा हूँ आप देखते चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए बस। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मांसपेशियों की ऊर्जा, क्योंकि रामा प्रत्येक शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है ना, तो ध्वनि का प्रयोग का थोड़ी करेगा, प्रकाश का करेगा, रासायनिक का करेगा, नहीं करेगा ना, मांसपेशियों करेगा ना। कितना आसान सा प्रश्न था। इसमें आप लोग बोलते हैं हार्ड। अगर जिसने, मैंने सीटेट 20 अगस्त में जो तैयारी करवाई थी, अगर जिसने भी अच्छे से तैयारी की होगी उनका सबका सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर हुआ होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न थे। 1-2 प्रश्न की बात छोड़िए, लेकिन ईवीएस के तो प्रश्न आसान थे। ईवीएस में आपको 30 में 28 से 27 नंबर तो आसानी से प्राप्त कर सकते थे। 1-2 प्रश्न छोड़ दीजिए, अब मान लगता हूँ कि फिजिक्स वगैरह से पूछ लिए गए थे।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाती है? तो बताइए, तो असम में कौन सा चावल होता है? यह भी सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा, बोरा चावल होता है। कौन सा? बोरा चावल। इसको भी डबल स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बताइए, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा? तो बताइए आप लोग क्या होगा? तो ऊष्मा निकलती है ना, जब हम आग या ईंधन को जलाते हैं तो ऊष्मा भी निकलती है, साथ में प्रकाश भी मिलता है। आग से आप लोग प्रकाश नहीं होता, तो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वह अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, वह अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गलत कथन आपको बताना है, निगेटिव पे जरूर ध्यान दिया करिए। कितने प्रश्न आपको ऐसे ही गलत हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सांप के नुकीले दांत होते हैं और शिकार को निकल कर खाता है, देखे आप टिक कर दिए, तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसलिए निगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान दिया करिए, ठीक? क्योंकि अगर पॉजिटिव प्रश्न पूछेगा तो पॉजिटिव आंसर देना है, निगेटिव प्रश्न पूछेगा तो निगेटिव आंसर देना है। तो निगेटिव पूछा है ना, तो अपने शिकार को चबा कर खाता है, तो क्या सांप अपने शिकार को चबा कर थोड़ी खाते हो? तो निगलते हैं ना, चबाते नहीं है ना, तो इसका विकल्प एक गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं? तो बताइए, फिर से मैप से एक प्रश्न आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं मैप से 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए अब मैप की एक क्लास करवाऊंगा जिसमें मैप से ऑनलाइन वाले जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे मैप के प्रश्न मैं उसी पेपर में क्लास में करवा दूंगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं पेपर तक आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। आपको सीटेट 100% क्लियर करवा के रहूँगा। बस आप लोग जितना करवा रहा हूँ क्लास देखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। और हाँ, मेरे कराने से नहीं, आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करिए, डेली एक ऑनलाइन वाले पेपर को सॉल्व करिए। देखिए जो प्रश्न आपके गलत हो उनको नोट करिए, कहाँ से गलत हो रहा है टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए। ऐसा अगर आप लोग करते चलेंगे तो 100% सीटेट क्लियर होगा। बाकी तो मैं हूँ, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आती है आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ के हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी तो क्लासेज में चला ही रहा हूँ। चलिए, तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हो जाएगा ना, गुजरात के सापेक्ष। तो इसमें आपको मैप बना के ही सॉल्व करना होगा। मैप मैंने फ़ोटो नहीं लगाई है मैप की, नहीं तो मैं आपको समझा देता अच्छे से भी। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर विकल्प 2 हो जाएगा, ठीक, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। चलिए, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में, परिवार के भीतर संबंध, परिवार घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त परिवार। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में किया जाता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा होगा? यानी एक श्रीमती शीतल हैं जो ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का प्रयोग या उपयोग करती हैं, पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा होगा? ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें? विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद, दिलचस्प बनाना और सही विकल्प चुनना। तो बताइए इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा? तो पॉजिटिव सारे पूछे जो होंगे पॉजिटिव सब सही हो जाएंगे ना। बताइए आप लोग कौन सा सही हो जाएगा? बताइए। तो इसमें बी और सी और डी सही हो जाएगा ना। विद्यार्थियों को अपने कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना होता है, ठीक। विद्यार्थियों भाषा संस्कृति विविधता के बारे में जागरूक करना भी होता है, पाठों के अधिक संवादात्मक, सुखद, दिलचस्प बनाना और सही विकल्प, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें ईवीएस के पाठ्यक्रम पूर्ण करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए इसको
सुना हो ना, तो यार निगेटिव यही गलत हो जाएगा इसका, बाकी बी सी डी इसके सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईबीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो 1 से 5 तक कक्षा में ईबीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। जहां भी स्कूल को बाहर से जीवन से जोड़ने की बात की जाए एक पॉजिटिव वर्ड है। विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलाप को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जहां भी स्कूल को बाहर के जीवन से जोड़ने की बात की जाए, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आंसर है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर से अभिकथन वाले एक प्रश्न आ गए। ईबीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि में संबंधित प्रक्रिया कौशल के उन्मुख होने की आवश्यकता होती है। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईबीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बताइए आप लोग इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें दोनों सही हो जाएगा ना, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ईबीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए। यानी एक ईबीएस शिक्षक है जो को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किन किन बातों पर हमें जोर देना चाहिए? प्रश्न पत्र की लंबाई को और कुल अंक, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आप लोग को किस पे ध्यान देना चाहिए? तो इसमें ध्यान देना चाहिए प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज एवं उद्देश्य पर। प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य पर देना चाहिए। अगला प्रश्न है। एक ईबीएस शिक्षक कक्षा के एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसे एक अंडा पानी के गिलास में डूबा जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है? तो अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व को कारण अंडा तैरता है। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और साथ ही उसका अवलोकन करें। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए ईबीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव और किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखे गए अनुभव और किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों में स्वामित्व व भेदभाव। नहीं ये पूछा गया है ना, निगेटिव बातें पूछे, निगेटिव आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईबीएस पाठ्य पुस्तक को चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा? पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार में रहित होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक को सचित्र एवं विद्यार्थियों के आकर्षण होना चाहिए। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन दिया गया है प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विषय के बजाय थीम है और इसका कारण दिया गया है विषय की तुलना में थीम आधारित ईबीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। तो प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विषयों के बजाय थीम होती है और विषयों की तुलना में थीम आधारित ईबीएस सीखना शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। तो ए बात दोनों सही होगा ना इसमें? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बात दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या नहीं है ना। इसमें विकल्प बी इसका सही हो जाएगा ना। ये इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ए बात दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है ना। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक या सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्य फोन कॉल या त्वरित संदेश, ब्लॉग टेली कॉन्फ्रेंसिंग या फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल। आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्य फोन कॉल। चलिए अगला प्रश्न। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन का उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा? थीम भोजन या कौन सा? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो किसी फार्म होगा ना, थर्ड इसका विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्या कहलाएगा? प्रशिक्षण और त्रुटि, ट्रेनिंग, खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो खोजपूर्ण प्रश्न हो जाएगा ना, इसका विकल्प हो जाएगा। जहाँ खोजने की बात की जाए वह प्रोत्साहित करेगा ना उसमें। अगला प्रश्न है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, ग्लोब से नक्शा पढ़ना या विभिन्न देश के सिक्के एकत्रित करना। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अध्ययन के रूप में आकलन या सीखने के बारे में आकलन। तो यह मैंने टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इसको मैंने सीडीपी में पढ़ाया हुआ है। तो मैं जितनी क्लास करवा रहा हूँ आप लोग सब अच्छे से देख लीजिए, सारे प्रश्न वहीं से बनेंगे आपके, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीखने का आकलन हो जाएगा ना, रचनात्मक आकलन। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो मैंने आपको मैप के बारे में बताया था, आइए हम मैप को भी देख लेते हैं। मैप से आपसे जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपसे तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछ लिया जाता है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछ लिया जाता है पहला प्रश्न। उसके बाद आपको यहाँ पे केरला के या कर्नाटक के निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछ लिया जाता है। कर्नाटक के साथ साथ केरला के निकटवर्ती राज्य पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से आपको मैप की ऐसी एक इमेज अपने पास लगा लेना है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों की बात की जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, पांडिचेरी, इस तरफ कौन कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक, बेंगलुरु, केरला हो जाएगा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, मुंबई। तो ऐसे ही आपको पूरा मैप से क्लियर कर लेना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है। और कारण दिया गया है, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों को याद के बढ़ावा देती है। तो बताइए इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है तथा ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने सीटेट 20 अगस्त के पेपर को सॉल्व कराया, जिसमें मैंने सीडीपी, मैथ और ईवीएस को सॉल्व कराया। यानी आप लोग पेपर के स्तर को देख सकते हैं, कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आपको इसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया जाता है। मैंने एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ करवा रहा हूँ, जिसमें एसएसटी की भी क्लासेस चल रही हैं, साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं पेपर 2 की, और एनसीईआरटी ईवीएस की भी क्लासेस चल रही हैं। सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। सब में लगभग 15-15, 20-20 वीडियो हो गए हैं। लगभग 10 से 15 दिन में मैं सीटेट का संपूर्ण सिलेबस कवर कर दूंगा। उसके बाद मैं डेली प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपका, ऑनलाइन पेपर के भी प्लस सीटेट पेपर 2 के अंदर एसएसटी के चैप्टर वाइज में कब कहाँ से कैसे, पहला चैप्टर है इतिहास का, ऐसे ऐसे हर चैप्टर से मैं प्रश्न बना के आपको सब करवा दूंगा। यानी पेपर के पहले आपकी संपूर्ण तैयारी करा दूंगा सीटेट का, जिसमें आप लोग 100% सीटेट में 120-125 प्लस नंबर लाओगे। तो बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। तथा पीडीएफ और नोट प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग उस लिंक से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको क्लासेज की नोट्स पीडीएफ वहीं प्रोवाइड करा दी जाती हैं। वहीं एसएसटी पेपर
पेपर 2 के अंतर्गत मैं जैसे क्लास 6 के चैप्टर समाप्त होते हैं मैंने उसकी नोट शेयर कर दी है हिस्ट्री में, क्लास 7 के चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं। जियोग्राफी की भी नोट्स मैं आपको आज से कल 1-2 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा क्लास 6 और क्लास 7 की। तो बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।